केमिस्ट्री की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक नाम को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जैसे 2-ब्रोमो-3-मिथाइल ब्यूटेन। हाँ हाँ, सुनने में तो किसी सीक्रेट कोड जैसा लगता है। बिल्कुल, किसी एलियन भाषा का कोड है ना? हाँ हाँ। लेकिन हमारा मिशन है कि इस चर्चा के अंत तक न केवल इसका मतलब समझ आए, बल्कि इसकी पूरी तस्वीर दिमाग में बन पाए। ये एक बेहतरीन चैलेंज है और अच्छी बात यह है कि ये वाकई एक कोड जैसा ही है। एक बार नियम समझ आ जाए तो फिर हर नाम एक कहानी बताने लगता है। कहानी? हाँ। ये सिर्फ अक्षर और नंबर नहीं है, ये मॉलिक्यूल का पूरा नक्शा है। तो चलिए इस नक्शे को पढ़ना सीखते हैं। सबसे पहले ये ब्रोमो और इस तरह के कंपाउंड्स जिन्हें हम हैलोजन डेरिवेटिव्स कहते हैं, आखिर है क्या? चलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। जरूर, इसे आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं। मतलब सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स। हाँ, जैसे घर बनाने के लिए सिर्फ ईंटें और सीमेंट। अब अगर हम इनमें से एक या ज्यादा हाइड्रोजन की जगह हैलोजन ग्रुप का कोई सदस्य लगा दें, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, एक Cl-Bri। बिल्कुल, तो जो नया कंपाउंड बनता है उसे ही हैलोजन डेरिवेटिव कहते हैं। अच्छा, मतलब हमने बिल्डिंग के कुछ हिस्सों में ईंटों की जगह कह लीजिए रंगीन कांच लगा दिए। बिल्कुल सही सादृश्य है। और ये कांच कहाँ लगा है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। मोटे तौर पर ये कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं। ओके। पहले हैं एल्काइल हैलाइड्स, जिन्हें हेलोएल्केन भी कहते हैं। ये तब बनते हैं जब हैलोजन किसी सीधी या ब्रांच्ड कार्बन चेन से जुड़ता है, जैसे शहर की सीधी साधी सड़कें। और दूसरा प्रकार, वो जरूर कुछ घुमावदार होगा। हाँ, दूसरा प्रकार है एराइल हैलाइड्स। ये तब बनते हैं जब हैलोजन सीधे किसी एरोमेटिक रिंग से जुड़ता है, जैसे बेंजीन। ओह अच्छा, रिंग वाले स्ट्रक्चर। हाँ, इनकी अपनी एक अलग ही केमिस्ट्री होती है। ठीक है, तो हमारे पास सीधी चेन वाले अल्काइल हैलाइड्स हैं और रिंग वाले एराइल हैलाइड्स। चलिए पहले इन सीधी चेन वालों को समझते हैं। मान लीजिए 3 कार्बन की एक चेन है, तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि ब्रोमीन पहले कार्बन पर है या बीच वाले पर? बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने, और यहीं पर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का वर्गीकरण काम आता है। ये सिर्फ कोई किताबी बंटवारा नहीं है, ये उस मॉलिक्यूल के कैरेक्टर के बारे में बताता है। कैरेक्टर? ये तो दिलचस्प है। हाँ देखिए, अगर ब्रोमीन पहले कार्बन पर है तो वो कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से जुड़ा है, तो ये हुआ एक प्राइमरी या 1 डिग्री हैलाइड। ओके, प्राइमरी। अब अगर ब्रोमीन बीच वाले यानी दूसरे कार्बन पर है तो वो कार्बन सीधे सीधे 2 और कार्बनों से जुड़ा है, और वो एक सेकेंडरी मतलब 2 डिग्री हैलाइड बन जाता है। और टर्शरी मतलब वो 3 से जुड़ा होगा। एकदम सही। अगर कोई ऐसा कार्बन हो जो 3 और कार्बनों से घिरा हो और उस पर हैलोजन लगा हो, तो वो टर्शरी या 3 डिग्री कहलाएगा। इसे याद रखने का कोई आसान तरीका है? इसे ऐसे सोचें जैसे ये कार्बन किसी पार्टी में हो। प्राइमरी कार्बन थोड़ा शर्मीला है, सिर्फ एक दोस्त से बात कर रहा है। सेकेंडरी 2 दोस्तों के ग्रुप में है। और टर्शरी तो पार्टी की जान है, जो एक साथ 3 दोस्तों से घिरा हुआ है। क्या बात है। बिल्कुल। अब हमारा हैलोजन किससे जुड़ा है, ये उसके व्यवहार को, मतलब उसकी रिएक्शन करने की रफ्तार को पूरी तरह बदल देता है। वाह, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्राइमरी मतलब शर्मीला, टर्शरी मतलब पार्टी एनिमल। तो अब जब हम इनका कैरेक्टर समझ गए हैं, इनके आधिकारिक नाम पर आते हैं। ये IUPAC सिस्टम क्या है? इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? बहुत पहले केमिस्ट्री में नामों को लेकर बड़ी अराजकता थी। वैज्ञानिक कंपाउंड्स को उनके स्रोत के आधार पर नाम दे देते थे, जैसे सिरके से मिला तो एसिटिक एसिड। सही है। लेकिन जैसे जैसे लाखों नए कंपाउंड्स खोजे गए, ये तरीका काम नहीं कर रहा था। तब IUPAC मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने एक कॉमन भाषा। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? इसके नियम क्या हैं? इसका सबसे दिलचस्प नियम यह है कि ये हैलोजन को पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं मानता। ये उसे एक सब्स्टिट्यूएंट यानी एक साइड ग्रुप मानता है। अच्छा, मतलब पेरेंट चेन अगर पेड़ का तना है तो हैलोजन बस उस पर लगा एक पत्ता है। एकदम सही। तो नाम लिखने का पहला कदम क्या होगा? तनी को ढूंढना। बिल्कुल। पहला कदम है पेरेंट चेन की पहचान, मतलब सबसे लंबी लगातार कार्बन चेन को ढूंढना। ये उस कंपाउंड का सरनेम तय करता है। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, 4 के लिए ब्यूटेन। ठीक है। और एक जरूरी बात, अगर चेन में कहीं डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे चेन में शामिल करना ही होगा, उसे VIP ट्रीटमेंट मिलता है। पेरेंट चेन मिल गई,
अब उस पर लगे हैलोजन यानी पत्ते का क्या? अब हम प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो नाम के शुरू में लगता है। फ्लोरीन के लिए फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो। ब्रोमीन के लिए ब्रोमो और आयोडीन के लिए आयोडो। हाँ, लेकिन सिर्फ ये बताना काफी नहीं है कि ब्रोमो है। हमें ये भी बताना होगा कि वो चेन में कहाँ है। उसका पता, उसका एड्रेस। बिल्कुल, यही तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, चेन की नंबरिंग। हमें चेन को उस सिरे से नंबर देना होता है जहां से हमारे सब्स्टिट्यूएंट को सबसे कम नंबर मिले। छोटा संभव मकान नंबर। सही पकड़े हैं। इसीलिए 3 कार्बन की चेन में अगर ब्रोमीन पहले कार्बन पर है तो नाम होगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और अगर बीच वाले पर है तो 2 ब्रोमोप्रोपेन। एक मिनट, यहाँ एक कंफ्यूजन हो सकता है। मान लीजिए एक लंबी चेन है और दोनों तरफ से नंबरिंग करने पर किसी न किसी सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा नंबर मिल रहा है। जैसे एक तरफ से दूसरे कार्बन पे ब्रोमो है और दूसरी तरफ से दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप है। अब क्या करें? मुझे तो लगता था ब्रोमीन ज्यादा भारी है तो उसे प्राथमिकता देंगे। ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है और IUPAC ने इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक बहुत ही निष्पक्ष नियम बनाया है। अच्छा, अगर नंबरिंग में ऐसा टाई हो जाए तो महत्व आकार या वजन पर नहीं बल्कि वर्णमाला मतलब अल्फाबेट पर आधारित होता है। ओह अच्छा, तो मतलब जिसका नाम पहले आएगा उसे प्राथमिकता मिलेगी, जैसे ब्रोमो और मिथाइल में ब्रोमो को। एकदम सही। ब्रोमो का B और मिथाइल का M। अल्फाबेट में B पहले आता है तो ब्रोमीन की टीम जीत जाएगी। हम नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिससे ब्रोमो ग्रुप को छोटा नंबर मिले। अच्छा, तो ये पूरी तरह से अल्फाबेटिकल है। पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढो और अगर टाई हो जाए तो अल्फाबेट का सहारा लो। ये तो बहुत व्यवस्थित है। यही इसकी खूबसूरती है, कोई पक्षपात नहीं। IUPAC का सिस्टम तो काफी साफ सुथरा है, जैसे किसी का पासपोर्ट पे लिखा नाम। लेकिन मैंने लैब में लोगों को प्रोपाइल ब्रोमाइड जैसे नाम इस्तेमाल करते भी सुना है। ये तो बिल्कुल अलग लगता है। वो कॉमन नेमिंग सिस्टम है, मतलब निकनेम या पुकार का नाम। निकनेम? हाँ, ये सिस्टम उस दौर से चला आ रहा है जब IUPAC नहीं था। ये सरल कंपाउंड्स के लिए आज भी बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि बोलने में आसान है। और इसके नियम क्या है? इसके नियम बहुत सीधे हैं। नाम 2 हिस्सों में होता है। पहले एल्काइल ग्रुप का नाम लिखा जाता है जैसे एथिल, प्रोपाइल। उसके बाद हैलोजन के नाम के अंत में आइड लगाकर लिखा जाता है। मतलब क्लोरीन बन जाएगा क्लोराइड, ब्रोमीन ब्रोमाइड। बिल्कुल। अच्छा, तो अगर हमारे पास CH3CH2I है, इसमें 2 कार्बन वाला एथिल ग्रुप है और आयोडीन, तो इसका कॉमन नाम हुआ एथिल आयोडाइड। बहुत बढ़िया। और इसका IUPAC नाम होगा? एक मिनट, आयोडो एथिन। चूंकि 2 ही कार्बन है तो नंबर 1 लिखने की जरूरत नहीं। एकदम सही समझा आपने। और अगर हम अपने पुराने उदाहरण CH3CH2CH2Br की बात करें तो उसका IUPAC नाम था 1 ब्रोमोप्रोपेन और कॉमन नाम होगा 3 कार्बन वाला ग्रुप प्रोपाइल। हाँ, और ब्रोमाइड। ब्रोमाइड। प्रोपाइल ब्रोमाइड। बिल्कुल, एक ही चीज, 2 अलग-अलग नाम, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। ये तो कमाल है। अब उन मामलों पर आते हैं जो और भी दिलचस्प हैं। क्या होता है जब एक से ज्यादा हैलोजन हो या जब वे बेंजीन जैसी रिंग से जुड़े हों? जब हैलोजन सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो उसे हम हैलोएरीन या एराइल हैलाइड कहते हैं। ओके, एराइल हैलाइड। इनका नामकरण भी सरल है। हम हैलोजन का प्रीफिक्स जैसे ब्रोमो लेते हैं और उसे पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन के नाम के आगे लगा देते हैं, तो बन गया ब्रोमोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन। ठीक है। और अगर एक ही मॉलिक्यूल में 2-3 हैलोजन हो तब हम डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए ऐसे ग्रीक प्रीफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे CH2Cl2, इसका IUPAC नाम होगा डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन, ये तो मैंने सुना है, एक लैब सॉल्वेंट। हाँ, बहुत आम है। और इन एक से ज्यादा हैलोजन वाले कंपाउंड्स में भी एक खास वर्गीकरण होता है। वो क्या है? खासकर जब 2 हैलोजन हो, इन्हें डायहैलाइड्स कहते हैं। और ये 2 मुख्य प्रकार के होते हैं, जेमिनल और विसिनल डायहैलाइड। जेमिनल? ये तो जेमिनी जैसा लग रहा है, जिसका मतलब जुड़वा होता है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। जेमिनल शब्द लैटिन के जेमिनस से आया है, जिसका मतलब ही जुड़वा है। तो इसमें दोनों हैलोजन जुड़वा होते हैं? हाँ, जेमिनल डायहैलाइड में दोनों हैलोजन परमाणु जुड़वा भाइयों की तरह एक ही कार्बन से जुड़े होते हैं। अच्छा, और विसिनल? विसिनल लैटिन के विसिनस से आया है, जिसका मतलब है पड़ोसी। तो विसिनल डायहैलाइड में
दोनों हैलोजन परमाणु आसपास के मतलब पड़ोसी कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। ये सिर्फ एक दिलचस्प फैक्ट है या इसका कोई प्रैक्टिकल मतलब भी है? मतलब ये जानना क्यों जरूरी है कि हैलोजन जुड़वा हैं या पड़ोसी? इसका बहुत बड़ा प्रैक्टिकल मतलब है। जब केमिस्ट को लैब में एल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बनाने होते हैं तो वे अक्सर विसिनल डाइहैलाइड से शुरू करते हैं। अच्छा। क्योंकि पड़ोसी कार्बन से दो हैलोजन को निकालना और उनके बीच एक डबल बॉन्ड बनाना आसान होता है। वहीं जेमिनल डाइहैलाइड से एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं। हाँ, तो ये नामकरण सिर्फ पहचान के लिए नहीं बल्कि ये भी बताता है कि एक कंपाउंड क्या कर सकता है। अब मुझे लगता है कि हम अपनी शुरुआती पहेली को सुलझाने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल। 2-ब्रोमो-3 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए इसे मिलकर डिकोड करते हैं। चलिए करते हैं। नाम का आखिरी हिस्सा हमेशा पेरेंट चेन बताता है। यहाँ ये है ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और एन का मतलब है कि सभी सिंगल बॉन्ड्स हैं। तो हम 4 कार्बन की एक सीधी चेन बनाते हैं, सी 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 सी। सही है। ठीक है, हमारे पास ब्यूटेन की रीढ़ की हड्डी तैयार है। अब इस पर सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं। नाम में है 2-ब्रोमो और 3 मिथाइल। इसका मतलब दूसरे कार्बन पर एक ब्रोमीन ग्रुप है और तीसरे पर एक मिथाइल मतलब CH3 ग्रुप। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि नंबरिंग किस तरफ से करें, बाएं से या दाएं से? अगर हम बाएं से शुरू करते हैं तो ब्रोमीन को 2 और मिथाइल को 3 मिलता है, और अगर दाएं से तो मिथाइल को 2 मिलता है और ब्रोमीन को 3 मिलता है। ये तो टाई हो गया। हाँ, दोनों ही सूरतों में हमें 2 और 3 का सेट मिल रहा है। और यहां हमारा टाई ब्रेकर नियम काम आएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ब्रोमो का B मिथाइल के M से पहले आता है, तो ब्रोमीन को छोटा नंबर मिलना चाहिए। मतलब हमें बाएं से नंबरिंग करनी होगी ताकि ब्रोमीन को 2 मिले। एकदम सही विश्लेषण। तो अब हमारे पास पूरी तस्वीर है। 4 कार्बन की चेन जिसमें दूसरे कार्बन पर ब्रोमीन और तीसरे पर मिथाइल लगा है। देखिए कैसे हमने उस एलियन जैसे नाम को एक असली केमिकल स्ट्रक्चर में बदल दिया। ये तो सच में कोड को क्रैक करने जैसा था। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार क्या है? हमने देखा कि हैलोजन डेरिवेटिव्स को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में कैसे वर्गीकृत किया जाता है। ये उनका व्यक्तित्व तय करता है। शर्मीला है या पार्टी एनिमल? हाँ, बिल्कुल। फिर हमने नामकरण के 2 सिस्टम समझे, IUPAC जो एक केमिकल पासपोर्ट की तरह सटीक है और कॉमन नेम जो एक प्यारे निकनेम की तरह सरल है। और सबसे जरूरी बात, ये नियम सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये केमिस्ट्री की अपनी एक जबान है जो पूरी दुनिया में समझी जाती है। हाँ, ये भाषा वैज्ञानिकों को बिना किसी भ्रम के एक दूसरे से बात करने में मदद करती है, जो विज्ञान की प्रगति के लिए बेहद जरूरी है। ये सहयोग की नींव है। तो हमारी चर्चा को समाप्त करते हुए श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार। आज हमने एल्काइल और एराइल हैलाइड्स की बात की, लेकिन जरा सोचिए कि तब क्या होता है जब एक ही मॉलिक्यूल में हैलोजन के साथ साथ दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स जैसे अल्कोहल OH या एल्डिहाइड CHO भी हों। नामकरण के नियम तब कैसे बदलते हैं? प्राथमिकता की लड़ाई कौन जीतता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और गहरी परतों की ओर ले जाता है, क्योंकि तब हमें फंक्शनल ग्रुप्स की एक कह सकते हैं एक वरिष्ठता सूची को समझना होता है। एक हायरार्की। हाँ, एक हायरार्की जो ये तय करती है कि कंपाउंड का मुख्य नाम कौन तय करेगा और कौन सिर्फ एक साइड ग्रुप बनकर रह जाएगा। ये नामकरण की पहेली का अगला और भी रोमांचक स्तर है।